मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में डालानवाला कोतवाली का अचानक निरीक्षण किया, जहां कोतवाल ड्यूटी से गायब मिले। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए कोतवाल को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। धामी ने साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा से जुड़ी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई होगी। देहरादून के विकास नगर इलाके में एक छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि अंश गुप्ता कॉलेज से घर लौटा था और पहले पिता के कमरे में गया, फिर अपने कमरे में गया। कुछ देर बाद माँ और बहन ने गोली की आवाज सुनी। फिर वो दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा अंश खून से लथपथ पड़ा है। उसको उन्होंने गंभीर हालत में अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र खाली कराया गया। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाता है, लेकिन नहीं मानने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी दो टूक कहा कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आईजी सीबीसीआईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और बताया कि जांच अभी जारी है। कोर्ट ने आईजी सीबीसीआईडी को निर्देश दिए हैं कि अब तक जांच में क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी पेश की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि 14 अगस्त 2025 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ था। नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने समय से पहले स्कूलों में छुट्टी करने के मामले में 17 अध्यापकों और लिपिकों पर एक्शन लिया है और उनका वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा कि स्कूल संचालन में समय का पूरा पालन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा न करने और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर जारी उनकी एआई वीडियो पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि सच है कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी खुद कर रही है। हरीश रावत ने सवाल उठाया कि अगर तुष्टीकरण गलत है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं पहले भी बनती थी और आज भी बन रही हैं। हरीश रावत ने दावा किया कि वे पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के नाम और उनके विचारों को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। गोदियाल के मुताबिक मनरेगा सिर्फ रोजगार की योजना नहीं, बल्कि गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव के सपने से जुड़ी योजना है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस गरीबों के हक और गांधी जी के सम्मान के लिए आवाज उठाती रहेगी। उत्तराखंड सरकार 1 जनवरी से राज्य में बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर भी ग्रीन सेस लगाने जा रही है। अभी तक ये शुल्क केवल दूसरे राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों से लिया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद निजी कार और अन्य निजी वाहन भी इसके दायरे में आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाली राशि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में खर्च की जाएगी। साथ ही इस पैसे का उपयोग राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियानों के लिए किया जाएगा। प्रदेश के करीब 10 लाख छात्र छात्राओं को इस साल मुफ्त कॉपियां नहीं मिल पाएंगी। अप्रैल 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग ने टेंडर प्रक्रिया काफी देर से शुरू की। ये योजना शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्रों के लिए थी। विभाग ने 4 दिसंबर 2025 को जाकर ऑनलाइन ई टेंडर जारी किया। इसी देरी की वजह से लाखों बच्चों को इस साल इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शुक्रवार को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी समेत अन्य आयुक्तों और कर्मचारियों ने उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी। 3 वर्षों में उन्होंने 1480 मामलों की सुनवाई कर सभी का निस्तारण किया। पेंडेंसी शून्य रही और सूचना देने में टाल मटोल करने वाले अधिकारियों पर उन्होंने 11,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।